अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। एक नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह बन गए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसले। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दे दिया। दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें लगाने का मुतालबा। आला अदलिया के अहम मामलात पर बात करेंगे, जबकि बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम एक्सटेंशन मानने से इनकार कर दिया। अवाम से बाहर निकलने की अपील। अदालतों, पार्लियामेंट और अवाम को रोंदा जा रहा है। एक्सटेंशन जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के हुकूक का कत्ले आम करार, जबकि सलमान अकरम राजा ने इसे अंदरूनी मामला करार दे दिया। आखिर कहानी है क्या? और कौमी असेंबली में पीटीआई को अकोमोडेट कर दिया गया। 3 कायमा कमेटियों की सरबराही पीटीआई के हवाले, नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, अमरीकी सदारती इलेक्शन में फैसला कुन मोड़ आ चुका है। वोटिंग जारी है, बड़े दावे कर दिए गए हैं। वोटिंग शरह अब तक 55% है। व्हाइट हाउस मकीन का फैसला चंद लम्हों में। कुछ मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस नियाजी साहब। काफ़ी सारी लेजिस्लेशन जो है वो हुकूमत ने कर ली है। 26वीं आईनी तरमीम भी आ गई। आईनी जजेस को भी मुकर्रर कर दिया गया। जजेस की तादाद भी बढ़ा दी गई। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा कर दिया गया। तो क्या अब ये समझ लिया जाए कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो है, इनकी पोजीशन जो है वो अब मजबूत और कंसोलिडेट हो चुकी है? और दूसरी तरफ अब खान साहब का लाए अमल क्या होना चाहिए? बड़ी मुश्किल क्वेश्चन कर दिया आज। तो लगता है कि ये पर्चा जो है आउट ऑफ कोर्ट, मुझे लगता है सवाल से। देखिए जी, क्राइसिस ये है जी कि इस वक्त आवाज पति मेरी मुझे वापस आ रही है। राना साहब जरा वो ठीक करें, एको हो रही है आवाज उनकी, आवाज एको हो रही है आई थिंक। जी जी। देखिए जी, जहां तक तो आईनी तरामीम का ताल्लुक है, मुझे तकलीफ होती है कि अब 7 दहाई हो गई हैं। हम मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है ऐसे ही कि एक इश्यूज के जो रिएक्टिव पॉलिसीज नहीं होती कि उसको सॉर्ट आउट करते हैं। पता नहीं हमारी हुकूमतें कब सीखेंगी कि यही तरामीम जो है, यही जो नैब कवानीन थे जो कभी बनाए थे और फिर मुशर्रफ साहब ने उसको जो है फनून लतीफ़ा का दर्जा दिया, और उसके बाद वो पिछले 20 साल से 22 साल से इन लोगों के गले का फंदा बने रहे हैं। और अब आगे थोड़ी बहुत उसको उन्होंने जो है उसकी नरमी पैदा की है। इसी तरह ये जितनी तरामीम कर रहे हैं, ये इस तरह है कि जैसे इमरान खान ने सारी जिंदगी रहना जेल में, अपोजिशन में, और इन्होंने सारी जिंदगी रहना इक़्तिदार में। तो हर एक चीज की पाकिस्तान में एक्सपायरी डेट है। मैं तो कभी किसी को नहीं देखा कि इवन माशाल्लाह भी है तो 5-6 साल बाद हमने देखा है कि वो जो लेग लस्टर हो जाते हैं, उनको ऑफ कलर हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ हंगामे शुरू हो जाते हैं। उनकी भी एक शेल्फ लाइफ है। इक़्तिदार के तो सारों की एक शेल्फ लाइफ है। तो पता नहीं क्यों नहीं हम एक ऐसे कानून बनाते कि जो परमानेंट हो, लास्टिंग हो, लेकिन किया क्या जाए। दूसरी तरफ देखें कि जजेस ने ये अपने ऊपर नाफिज कर लिया है कि वो इमरान खान की जगह जो है कुछ जजेस ने कि वो अपोजिशन देंगे जो इमरान खान साहब नहीं दे पा रहा। और उनको ये कहीं से उन्होंने सोचा कि हमें मंत्रा मिल गया है और हमने उसका केस प्लीट करना है। तो इतनी पोलराइजेशन है कि इसके अंदर अब फैसला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी तरामीम जो है मुमलिकत के लिए बदकिस्मती है कि आप रिएक्टिव होके ऐसी तरामीम बनाएं या ऐसे इशू डेवलप करें जिसमें एक एक करके टारगेट किया जा रहा है कि आप हर चीज के अंदर आपको जो है कलिंग हो रही है और पिक एंड चूज है, इसको रखना है, इसको नहीं रखना। तो पता नहीं है कब तक चलेगा। और फिर इसके जो फाइनली जो निजाम बनेगा वो आगे इसी जो आजकल के सियासतदानों को बरान है, इनके गले का फंदा ना बन जाए, बस मुझे तो ये डर लगता है। तो ये बताइएगा नियाजी साहब, जजेस की हम बात कर रहे हैं, जो आईनी बेंचेस हैं उनके जजेस नॉमिनेट कर दिए गए हैं। उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल नहीं हैं। जस्टिस याया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तीनों जो है वो नाम इसमें शामिल नहीं है। डज दैट मीन कि अब मजीद डिवाइड जो है वो हम देख सकते हैं जुडिशरी में? मजीद डिवाइड तो क्या होनी है जी। 2 जजेस का तो बिल्कुल
लगता है कि वो उन्होंने होना ही नहीं था। जैसे मंसूर अली शाह साहब का और जैसे याहिया अफरीदी साहब, उनका मुनीब अख्तर का, उनका तो पता था कि उन्होंने नहीं होना। उन्हीं के लिए तो सारा बंदोबस्त किया गया था और सारे आपने जो है पिक एंड चूज और सारी कलिंग हो रही थी। लेकिन अब ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने जब वहां पे, चूंकि जब वोटिंग हुई आज, तो उन्होंने, उनका जो मौक़िफ़ था, उनका जो था ही है कि पूरे फुल कोर्ट को जो आईनी बेंच का दर्जा दिया जाए। तो खैर वो तो कुछ सेंचुरी बनती थी, तो जितनी जो आपकी एक्सरसाइज थी 26th अमेंडमेंट की, वो सारी जो है सही हासिल होती, या फिर उसी तरीके से होता, फिर वही सुप्रीम कोर्ट के जाए चीफ जस्टिस होते, फिर वही प्रैक्टिकल प्रोसीजर बिल के तहत वो जो अपनी उसमें से 5-6 जजेस चुनते, तो प्रणाला तो वही का वही जो है फिक्स रह जाता, उससे भारत नई भारत में भी। तो मेरा ख्याल है कि वो तो खैर मुमकिन नहीं था। और याहिया अफरीदी इसलिए नहीं आए कि उन्होंने प्रपोजल से 11 जो फुल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को जो आईनी कोर्ट बनाने में, तो इस सारे वो फिर जब उसके मुकाबले में जो एक नैरेटिव आया कि 7 जजेस जो है इनके एक बेंच बनाया जाए, तो ला मुहाला वो जस्टिस अफरीदी साहब जो है उसके हेड बन गए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया न्याय साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपको ये लगता है कि अब तक जो हमें यूनिटी नज़र आ रही थी, ये जस्टिस, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हूँ, मंसूर साहब हूँ, मुनीब साहब हूँ, ये दीगर उनके जो अब तक थे, जो आज लेटर लिखा गया है, उन्होंने लिखा है, जस्टिस मंसूर साहब ने लिखा है, वो तो कुछ और कहानी सुना रहा है कि उन्होंने उनको कहा जनाब कि आप जो है उसका इजलास बुलाएं, ये प्रोसीजर कमेटी का 26 अमेंडमेंट के खिलाफ पिटीशंस हैं, उनके लिए आप ये बेंच तश्कील दें। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से उन्होंने इजलास बुला के उसको एडमिट कर लिया और फिर काज लिस्ट में नहीं आया। तो ये तवक्को रखते हैं जस्टिस ये मंसूर शाह साहब की, अभी भी उनको लगता है कि मेरे चांसेस हैं, अगर मैं कोई बेंच बनवा लूँ, और हमारी शायद अक्सरियत है, 8/5 का पहले भी फैसला आया था जो हमने देखा था ये उनका लेडीज़ को सीट पे, तो अभी वो पूरी उम्मीद है कि एक फुल कोर्ट बुला लिया जाए तो शायद उनके चांसेस बन जाएंगे, तरमीम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो उनको मौका मिल जाएगा। तो ये ख़त उन्होंने उसी बुनियाद पर लिखा हो और फिर याहिया अफरीदी साहब की बात समझ आ रही है कि ये सारा काम जो है ये मेरा कम्बल चुराने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। सर, मेरा ख्याल है मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो यह है कि एक अंग्रेजी का लफ्ज है स्टर क्रेजी, एक ऐसा ताश पैदा करें कि जो बिल्कुल एक जो है ना बेहनम किस्म का हो और उससे और कुछ ना हो तो कमर में चीर जिससे होती है। अब 2 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि याहिया अफरीदी साहब जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए कोई हमेशा कंफर्टेबल होंगे या उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या वो मुनीब अख्तर या मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक चलेंगे। अब जब इन्होंने किया होगा तो इन ऑल फेयरनेस याहिया अफरीदी साहब ने ये सोचा होगा कि 26 अमेंडमेंट के बाद वो नहीं बुला सकते, लेकिन उन्होंने ये ख्याल किया होगा कि हम कैसा करें कि अगर शायद ना भी हो तो जैसे आज पूरे हंगामा मच गया, पीटीआई वालों ने उसके लिए एक नैरेटिव बनाया, सोशल मीडिया के ऊपर उसको उछाला और उसके हर तरीके से उसको हर जाविये से उसको खंगाला। एक उनका पब्लिक जो है एक उसकी एक नई पोजीशनिंग सामने आई और लगा कि आज फिर एक अदालती प्याली में एक पूरा तूफान बर्पा हो चुका था। तो 2 इश्यूज हो सकते हैं कि उसमें ये नहीं कि याहिया अफरीदी साहब ने मेरिट पे कहा हो, मतलब उनके विदाउट एनी जो है प्रेजुडिस या उनके साथ वजह निज़ा के बगैर जो है मुनीब साहब के और मंसूर अली शाह साहब के, और साथ उन्होंने जब किया तो याहिया अफरीदी साहब ने ये समझो कि 26वीं तरमीम के बाद इसकी गुंजाइश बनती नहीं है कि आप एक फुल को बना के आइन को उड़ा दें, क्योंकि फिर एक नया क्राइसिस पैदा हो जाता कि पार्लियामेंट ने फिर उसको नलीफाई कर देना था, तो फिर वो टाइम ऑफ वार होती। तो उसमें याहिया अफरीदी साहब भी उन्होंने भी अपने रजिस्टर करवा दिया और याहिया अफरीदी साहब ने भी उसमें से जो एक म्याना रवि का था या आइन के मुताबिक चलना था उसके मुताबिक चले। ये जो लास्ट वीक ये इंप्रेशन आया था कि फौरी तौर पर प्रोसीजर एक्ट कमेटी में दोबारा मंसूर साहब और मुनीब साहब आ गए थे जो मेजॉरिटी में थे और चीफ जस्टिस साहब का एक सिंगल वोट था, तो वो जो शायद तस्वर बन गया था कि ये हुकूमत की जो कोशिश थी कि ये ट्राइका को तोड़ा जाए और ऐसा चीफ जस्टिस लाया जाए कि जो थोड़ा सा ये फेयर हो, न्यूट्रल हो। मतलब हुकूमत को थोड़ा सा फील हुआ कि शायद हमें ज़्यादा लगी है, इसलिए वो नई तरमीम की बात करने लगे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो आज बड़ा क्लियर
क्लियरली एक लाउड उनका सामने आया है कि वो आप भी जैसे कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के काम नहीं करेंगे, वो ऐसी तरमीम को टेकअप नहीं करेंगे वो जिसके तहत वो खुद चीफ जस्टिस बने बैठे। तो उन्होंने कैसे उम्मीद रखी हुई है जस्टिस मंसूर साहब ने कि तरमीम को या एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसकी सारी पटिशन को रिवर्स हो जाएगी और कोर्ट इसको ख़त्म कर देगा और फिर या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। उनको ये उम्मीद कैसे है ये जिसके लिए वो लड़ रहे हैं और उन्होंने लेटर भी लिखा है? जी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मतलब मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि ये प्रैक्टिस प्रोसीजर, ये मुझे तो एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन नहीं था कि जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो बिल है जो उसके मुताबिक जो उन्होंने कमेटी बनाई है। ये कुछ डिस्टर्ब हो रहा है पता दरमियान में। नहीं ठीक है सर, आवाज आपकी क्लियर है सर, बोलते रहें प्लीज। अच्छा, तो जो उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी वो उसकी कमेटी थी जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसे आईनी कोर्ट के से हट के जो बनना था जी, आज भी वो उसकी है। इसमें उन्होंने ये जरूर है कि अपना एक थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच किया, एक तजावज किया कि उसको उन्होंने इस्तेमाल किया कि इसको फुल सुप्रीम कोर्ट जब तक कमेटी नहीं बैठी तो उनका ख्याल था कि उससे पहले हम फुल कोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट के हम इसको उड़ा दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि या अफरीदी साहब जो है इतने बतल हुर्रियत बनते जितने कि मुनीब साहब या मंसूर शाह साहब बतल हुर्रियत बनने के चक्कर में थे। तो वो तो एक बात समझ में आती है क्योंकि इन्होंने जो आईनी बेंच की जो कमेटी है वो बिल्कुल फर्क है। आज उन्होंने वो भी आइडेंटिफाई कर दिया कि अमीनुद्दीन साहब और 3 सीनियर जजेस जो है वो कमेटी बनेगी और वो उसमें से इससे एक और बात समझ आ रही है न्याय साहब आपकी गुफ्तगू से, जिस तरह बड़े खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब जो मैं पहले भी कहते रहता हूँ बिल्कुल एक इंग्लिश क्लासिक एक जज की तरह है। ड्रॉप हो गई है कॉल। अच्छा, उनकी चले हाँ, हम कोशिश करेंगे कि वापस जो है वो न्याजी साहब से जो है वो राब्ता करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे न्याजी साहब से भी, ऐसा तो नहीं हो सकता क्लासर साहब के 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस आईनी बेंचेस का हिस्सा ना हो और मज़ीद डिवीज़न या मज़ीद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जुडिशरी में वो ना बढ़ें। तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इस वक्त आईनी बेंच का हिस्सा नहीं, और जैसे ये बता रहे थे जस्टिस अमीनुद्दीन है और फिर उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वहाँ पे, क्योंकि सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो वहाँ पे सुने जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि नो ऑफेंसेस, मेरे दिल में बड़ी उनकी इज्जत है। जस्टिस मंसूर शाह साहब बड़े अच्छे फैसले उन्होंने लिखे हैं, लोग बड़े उनकी तारीफ करते हैं। थोड़ा सा वो जल्दी कर रहे हैं चीज़ों की, वो अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी, जैसे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के जहन में था ना, वो बहाल हो गए थे, दोबारा आ गए थे, तो इन्हें भी फील होता है कि शायद कोई करिश्मा, कोई चमत्कार, कोई मिरेकल टाइप चीज़ हो सकती है। सो वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। वो उनके मुकाबले जो बात मैं कह रहा था, ये चीफ जस्टिस जो है या अफरीदी साहब, जो मैं सवाल उनसे पूछने वाला था कि वो कहते हैं ही गोज बाय द बुक, वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं कि एक पार्लियामेंट ने कानून पे एक पास किया है, अच्छा है बुरा है मुझे पसंद है नहीं है, लीव इट, तो मैं इस पे अमल करूंगा। वो उस कानून पे अमल कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि वो उनको उसमें कमीशन में भी बैठ रहे हैं। लेकिन कानून तो इस चीज़ की भी इजाज़त देता है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के वो ये डिसाइड करें कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाया जाए और पिटिशन जो है वो सुनी जाए। इस पे या अफरीदी साहब ने नहीं कॉल किया, नहीं बुलाया ना, जिस पे लेटर है सारा उनका, नहीं बुलाया। इट मींस कि उन्हें ये लगता है कि ये कुछ ना कुछ नया क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं कि 26 जो आपकी ये तरमीम के खिलाफ जो पटिशन है उसको एडमिट करके फुल कोर्ट बुलाना चाहते हैं, इससे पहले कि हुकूमत जो है वो 34 जजेस लेकर आए, उनकी अक्सरियत हो जाए। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ये जो उनका मंसूर साहब का बेंच जो है या इनके हामी जो हैं वो ज्यादा है वो तादाद में, अभी भी उनको लगता है 8/7 से हम डिफीट कर सकते हैं इनको, अगेन उन लोगों के जो कि इस तरमीम के हक में है। जस्टिस साहब नहीं है, मंसूर साहब नहीं है, सो वो अभी चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब इस बात को समझ रहे हैं कि ये उसको ये ओवरटर्न करना चाहते हैं, उसको तरमीम को खत्म करना चाहते हैं, तरमीम जिसके तहत या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने। अब या अफरीदी साहब के लिए 2-4 बड़े ऑप्शन हैं, या तो वो डिफाई करें इसको ये तरमीम हुई है, या वो राइट एक्सेप्ट करें। अब ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो उनका था चीफ जस्टिस ये काजी साहब का था। काजी साहब कहते थे कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो जो कुछ कहते हैं हमें मानना चाहिए। काजी साहब की अप्रोच थी। जस्टिस मंसूर साहब हूँ या उमरता बंदयाल साहब, साकिब साहब या इवन इफ्तिखार चौधरी साहब, ये इस स्कूल ऑफ थॉट के नहीं थे। वो कहते नहीं ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है कि हम कानून मतलब है इनको ओवरथ्रो भी कर सकते हैं, हम कानून खुद भी लिख सकते हैं। उमरता बंदयाल साहब ने खुद कानून लिखा जब
इन्होंने वो लाहौर के MP जो थे 20 को रोका कि वोट नहीं डालने, और अभी इन्होंने भी जस्टिस मंसूर साहब का जो बेंच था उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि आपने ख़वातीन की सीटों पे जो आपने फैसला दिया है वो अब नहीं दे सकते। सो दोनों जो हैं ये अपनी तरफ से उनके जो मुखालफिन कहते हैं एक नया कानून लिख चुके हैं जिस पर हुकूमत नहीं मान रही, लेकिन वो काजी फैज़ ईसा साहब और मुझे या फरीदी साहब का ये लग रहा है वो इस हक में नहीं है, वो जुडिशल एक्टिविज्म इस तरह नहीं करना चाह रहे थे कि हम इस तरह नहीं करेंगे, जो कानून है ला है हम उसको फॉलो करेंगे। मेरा ख्याल है न्याजी साहब जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, आप कुछ पूछ रहे थे न्याजी साहब से। जी न्याजी साहब बहुत शुक्रिया सर, सारी लाइन कट गई थी सर। मैं ये कह रहा था कि ये हमारा तस्वर तो यही था जिसको आपने क्लियर करने की कोशिश भी की है कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो शायद इनके जस्टिस मंसूर साहब, मुनीब साहब का जो स्कूल ऑफ थाट है उसके साथ एग्री करते हैं, लेकिन आज वाला जो लेटर है जिस पे आपने पहले भी बात की है तो वो उससे दूर हट रहे हैं। वो मतलब ही वांट्स टू गो बाय द बुक कि जो अगर कानून ने बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया हम उसके तहत जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर साहब जो रजिस्ट कर रहे हैं कोई इसका नतीजा निकलेगा आपका ख्याल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जो कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि बहरहाल जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है और पार्लियामान ने ही अल्टीमेटली जो है वो करना होता है, प्रिवेल करना होता है। ये वो जमाने गए, देखिए या तो आप कोर्ट के पीछे जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, वो तो फिर आप ऐसा है कि जो पार्लियामेंट को जो है ना बिलिटल भी कर सकते हैं, अंडरमाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि सिजाद अली शाह साहब के जमाने में हुआ था कि उन्होंने उस वक्त भी बल्कि वो नहीं कर सके थे कि नवाज शरीफ साहब के वो सिजाद अली शाह साहब के पीछे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पूरी थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उनको जो है ना काबू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट को जो है उन्होंने उसको जो है एक विद इन लिमिट्स रखा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस तरह पार्लियामेंट के एक और फिर आपकी जब हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 100% उसने अपनी सपोर्ट लैंड की हुई है पार्लियामेंट को, तो कोर्ट के पास कुछ भी नहीं है। ये तो देखें ना बंजाल साहब हमने कुछ और भी चीजें आपसे पूछनी है इमरान खान साहब के हवाले जुडिशरी में, फिर भी बात करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता है मामला इतने जल्दी से हल हो जाएंगे, सेटल होंगे, तो आपसे करते रहेंगे। सर जरा खान साहब पे जरा आते हैं कि हमने ये देखा हलीमा खान साहबा ने जो बात आप कहते रहते थे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उन्होंने नाम लिए बगैर कल परसों उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं जनाब कि हम इमरान खान साहब बहर आ रहे हैं, हमारी बात हो गई है, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खान साहब बाहर नहीं आ रहे और हमने पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, हमने कोई वायलेंस वाला नहीं करना। वो गंडापुर साहब तो ये कहते थे जनाब कि वो घर वालों को कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कफन बांध के, हमारी अगर लाशें ना आए तो जनाजे पढ़ लेना, वो तो ये कह कर रहे थे। तो अलीमा खान साहबा ने अच्छी खासी बड़ी शटअप काल दिए। लगता है आपको कि कोई दो कैंप बन गए हैं, अलीमा खान साहबा और सलमान अकरम राजा साहब की अप्रोच बड़ी एक डिफरेंट सी नज़र आ रही है, सॉफ्ट है, शेर अफजल भी साथ है, उधर से अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा साहबा और एक और कैंप जो है वो बड़ा शदीद ये प्रोटेस्ट के ये मूड में है, मार धाड़ के मूड में है, और अलीमा खान साहबा ने बड़ी सख्त बातें की हैं। सर देखिए जी बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी मैट्रिक्स बनी हुई है सर। अब वैसे तो अगर इमरान खान साहब की जो अपनी जाती जो राय होगी या ओपिनियन होगी या उसकी जो सपोर्ट होगी वो तो होगी अली अमीन गंडापुर साहब को और बुशरा बीबी को। मेरा नहीं ख्याल कि अलीमा बीबी को इमरान खान साहब से खातका सपोर्ट मिल सकेगी, लेकिन ये अलीमा बीबी अगर वहां पे भी इमरान खान साहब की गो की कैफियत है तो उसमें तो हो सकता है कि अलीमा साहबा उस वक्त तक उनका एक नैरेटिव चलता रहेगा या बात उनकी जो है उसकी कोई एक थोड़ी बहुत उसके अंदर एक जो हैसियत होगी या एक जो है ना एक उसको जो बंदा थोड़ा सा एक वैल्यू कर सकता है। लेकिन अमला देखें जी सो क्या रहा है इस वक्त तहरीक साहब बात जमात कह रही है, अली अमीन गंडापुर क्या, उमर अयूब साहब क्या, वकास अकरम क्या, सारे यही कह रहे हैं कि असद कैसर क्या, इमरान खान साहब जो है वो बाहर आ रहे हैं। अब इसका मतलब तहरीक इंसाफ जो है उसका तो एक है, उसके और जो बुशरा बीबी जो है उनकी भी जो वकालती अदालत के सामने कल वो रो पड़ी तो यही कहा जी कि इमरान खान साहब को बाहर निकलना चाहिए। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने के तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं वो कम बशर को बातचीत चल रही होगी जिसमें इमरान खान साहब बाहर निकला तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो तो मुझे अभी निकालें कि दुनिया इधर की उधर जाए, इमरान खान साहब अगले 2, 4, 5, 7, 8 साल में जो तो जितना हद निगाह जो है ना इस वक्त क्योंकि मतलब बड़ा क्लियर है
सुताहत निगाह जो इमरान खान साहब मुझे बाहर आते दिखाई नहीं देते, पीरियड। अब रह गया कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, वो एक उसके अंदर जो है गेम प्लान कर लिया है कि इमरान खान साहब जो है खुद भी उनके रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि यार कोई किसी किस्म की कहीं तो रिलीफ मिले, मुझे नहीं मिलती तो कम अज कम तहरीक इंसाफ को गुलाम करने की याद मिल जाए। तो मेरा ख्याल है वैसी तहरीक इंसाफ पहले भी असर के इस्तेमाल में है। और खान साहब उन्होंने जो हलीमा खान साहिबा ने बात की इसी नैरेटिव के खिलाफ तो उन्होंने बात की है, जो आपने नाम गिनवाए हैं 8-10 के खान साहब बाहर आ रहे, उन्होंने कहा नहीं आ रहे, ये बड़ा क्लियर उन्होंने टू द पॉइंट कहे कि नहीं आ रहे खान साहब। जो लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, बस वो गलत बता रहे हैं आप लोगों को। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें पीसफुल, बार बार कहा कि हमें पीसफुल पुरसकून, हमें पुरअमन, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। गंडापुर साहब कहते हैं हम लाशें बिछा देंगे, वो तो कफन शफन की और वो मतलब जनाजे शनाजे पढ़ने की बात करते हैं। हलीमा खान साहब ने उसके अगेंस्ट जाके बात की कि गलत कह रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहा, खान साहब बाहर नहीं आ रहे। तो वो तो बड़ी क्लियर है सर इस मामले में। नहीं, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन हलीमा साहबा तो जो बात कर रही है वो अकल को अपील करती है। मतलब वो आम बंदा जो है, ये आम फहम बात है कि नहीं आ रहा है। लेकिन न्याजी साहब इसमें मैं आपसे कुछ ऐड करना चाहूंगी कि ये इस वक्त खान साहब जो हैं वो काफ़ी चुपचाप भी नज़र आ रहे हैं। ये भी कुछ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि वो बात नहीं कर रहे सहाफ़ियों से। तो अगर कुछ और नहीं चल रहा, कुछ नहीं पक रहा कहीं पे, तो ये चेंज ऑफ एटीट्यूड क्यों है, चेंज ऑफ बिहेवियर? देखिए जी, मैं तो आपके सामने जो है मेरा ख्याल है पिछले जब से ये आए हैं, जिनके इनके पास आया है कोई तहरीक इंसाफ की, उन्होंने बागडोर संभाली है, गौर अली ने या अली गंडापुर चीफ मिनिस्टर बने हैं, या रजूम साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। तो इसी आप ही के प्रोग्राम में बार बार कहता रहा हूं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के जेर असर है और उनके जेर इस्तेमाल है। पहली बात अब आ जाए जी कि ये जो चीज जो है कि आया उनको, उनका जो खान साहब ये बने कैसे है, तो इनको बनाया इमरान खान साहब ने खुद है। यानी अली गंडापुर को कोई यहाँ पे कोई अस्करी क़यादत नहीं नॉमिनेट किया, कोई एजेंसी ने नहीं नॉमिनेट किया। इमरान खान साहब ने गौर अली का नाम नॉमिनेट किया कि पार्टी के चेयरमैन होंगे। खान साहब ने अली गंडापुर को कहा कि ये खेती के आपकी बात काट न्याय साहब, अभी ख्वाजा आसिफ साहब का बयान चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को बाहर भिजवाने की कोशिश कर रहे, पीटीआई को मतलब बाहर भिजवाने की कोशिशें हो रही हैं, और बाज़ ममालिक बानी पीटीआई को लेने को भी तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से कोट करके ये खबर आ रही है कि जनाब कि इनको बाहर भिजवाने की कोशिशें हो रही हैं, और कुछ ममालिक जो हैं वो इनको लेने को भी तैयार हैं। डू यू बाई दैट? जी नहीं, मुझे तो पता है कि एक ही चीज जगह पे मुख्तलिफ मौके पे कंसिडर किया गया था कि इनको सऊदी अरेबिया में जमा करा दिया जाए, क्योंकि वहां पे जा रहा है कि उनको जो कंट्रोल होंगे इसके अलावा किसी दूसरे मुल्क में नहीं भेजेंगे। सऊदी अरब में, अब सऊदी अरब का अब वहां पे जा रहे हैं कि आपके पास आपको ये आजादी नहीं होगी, क्योंकि आप में सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे लीडर, इदी अमीन, नवाज शरीफ, नवाज साहब के मैं देखता था कि लोगों के जो है ना मुस्लिम मुल्कों के सरबराह जो है उनको सऊदी अरेबिया जो है बड़ा ही खुशदिली के साथ और बड़े बड़े पैलेसेस दे के और उनको वहां पे तकरीबन लगता नहीं है कि वो एक और वो सऊदी अरब था सर। MBS साहब के बाद सऊदी अरब वो नहीं रहा। अब उनको वो इस तरह के दुनिया के बैगेज मसाइल वो लेना पसंद नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान के इसमें जाए। वो और लोग थे और टाइम से। अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो मौजूदा जो ये सऊदी क़यादत है कि वो इन मसलों में पड़ेगी कि हम पाकिस्तान को भी दरमियान में ले आएँ, खान साहब को भी ले आएँ। उनके अपने मिडल ईस्ट के प्रॉब्लम हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, वो उनमें फंसे हुए हैं, या वो हमारे बैगेज उठाने को तैयार होंगे? देखिए कई दफा होता है कि खुद मांगते हैं। मसलन नासी साहब के वक्त में किंग अब्दुल्ला ने मुशर्रफ साहब ने खुद अपना लिखा है और कई इंटरव्यूज में बताया और उसे मेंशन किया था कि उनकी सऊदी अरब की तरफ से उनको बड़ी एक प्रेशर दिया गया कि आप हवाले कर दें। तो फिर मैंने उनको एक जो है एक मुआहदा किया गया जिसके साथ नासी साहब वहाँ भेजा गया। लेकिन हो सकता है इस केस में हमारे लोग जो है वो निगोशिएट कर रहे सऊदी अरेबिया को बनवा रहे हों और वो गुजारिश निकाल ले कि ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने सुना होगा कि लंदन में इमरान खान साहब की जो एक और बहन साहिबा हैं, उन्होंने वहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब पे खासी तनकीद की है कि इन्होंने खान साहब को कहाँ फंसा दिया ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में, और उन्होंने और भी बड़ी बातें कि आपने सुनी होंगी। तो वो तो खुश नहीं थी। सो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि खान साहब की बहनें जो हैं वो पार्टी के जो कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे हमने पहले बताया कि अलीमा खान साहब ने एक शटअप कॉल उधर दी, उधर से हमने उनकी बड़ी बहन को देखा, उन्होंने कहा कि ना ये कहाँ पे ऑक्सफोर्ड के चक्कर में जुल्फी बुखारी एंड कंपनी ने। हाउ डू यू सी दैट? उनकी बहनें शायद गुस्से में हैं कि इनके हमारे भाई को प्रॉपर तरीके से न ये गाइड करते हैं, शायद उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे उठाते हैं सारे। जो मुझे समझ आई उनकी बहन के जो अल्फाज थे।
कि मेरा ख्याल है कि दोनों बहनें बड़ी मुख्तलिफ है। वो जो बड़ी बहन है ना उनकी, इमरान खान साहब की, जो लंदन बयान दिया, वो बड़ी एक स्टेट फॉरवर्ड है। वो कहते हैं स्टेट एज एन एरो। अच्छा, बिल्कुल एक तीर की तरह सुधरी है, बहुत बहुत बिल्कुल एक उनके अंदर जो कोई पेचीदगी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना उनकी चीज दिलचस्पी है। उन्होंने तो कहते हैं विदाउट मिक्सिंग वर्ड्स, कोई अल्फाज चबाए बगैर उन्हें स्टेट बता दिया। अच्छा, लीमा जो है ना वो थोड़ा सा उसके एक अपनी ख्वाहिशात भी है, उसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स में खुद अपने आप को जो है एक एक्सपोजर भी चाहिए, और ज़ाहिर है इमरान खान की भी जात में उसको दिलचस्पी है, लेकिन वो तो ऑक्सफोर्ड वाले उसके में बड़ी हक में थी, उनके तो ट्वीट्स आती रही, वो तो बड़ी सपोर्ट करती रही। उनका ख्याल था कि इससे इमरान खान की सियासत जो है उसको एक नई जिंदगी मिल रही है, उनको एक मीडिया कवरेज मिल रही है, तो वो तो उसको बड़ा सपोर्ट कर रही थी। इसलिए दोनों में फर्क रखे। और दूसरी ने बिल्कुल वो जो पॉलिटिक्स में उसकी टेस्ट नहीं है, तो एक बिल्कुल एक बगैर किसी अल्फाज लफ्जों के चबाए मैं बता दिया कि जुल्फी बुखारी साहब जो है खुद उनकी तालीम है नहीं, तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट नजर आती है। उनके इमरान खान साहब को भी चाहिए था कि वो ना तो अप्लाई करते, उसके लिए ना अपने आप को पेश करते, और ना वहां को उनको होना चाहिए था, और वो क्यों हो। तो बड़े उससे बड़े स्टेट बात की हमेशा है, जब भी करेगी वैसी स्टेट बात करती हैं, और जो रुबीना बीबी हैं। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच न्याजी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।